नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अमित खरवार। आज हम DADSC VI सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 7 पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग यूनिट 1.1 नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यूनिट 1.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस यानी विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे टॉपिक है उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा। उद्देश्य वह माध्यम है जिसकी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, यानी हम लक्ष्य की प्राप्ति उद्देश्यों के द्वारा ही कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समाज उससे संबंधित कार्यों को छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है और क्रमानुसार इन छोटी छोटी क्रियाओं को पूरा करता जाता है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे मान लो आप सभी अगर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो कोर्स करना होगा। यानी यहाँ पे सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट टीचर बनना। उसके लिए आपने क्या करना है? आपको कोर्स करना है। कौन सा कोर्स? जैसे आप लोग इस समय कर रहे हो डिप्लोमा कर रहे हो या फिर जो लोग BTC कर रहे हैं या B.Ed करते हैं, तो करने के बाद फाइनली वो क्या करते हैं, उसके बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद टेट या CTET का एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद जो टीचर की वैकेंसी आती है उसका एग्ज़ाम देते हैं, देन वो फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे वो टीचर बनने के लिए कई स्टेप्स फॉलो किए। पहले उन्होंने क्या किया? पहले तो एडमिशन कोर्स में एडमिशन लेकर उन्होंने पढ़ाई की, देन उसके बाद CTET टेट, देन उसके बाद फाइनली जो टीचर की वैकेंसी आती है उसका एग्ज़ाम दिया। तो जो उनका लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ? कई स्टेप्स में प्राप्त हुआ। ठीक, आगे किसी विषय के लिए सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक पाठ से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे जैसे हमारे द्वारा प्रत्येक पाठ के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है वैसे ही हम उस विषय के लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं और अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ाने का हमारा जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यानी इस विषय को पढ़ाने का हमारा क्या लक्ष्य है। तो उसके लिए उसमें कई साइंस सब्जेक्ट ही ले लेते हैं। तो इसमें साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे क्लास वाइज बहुत सारे चैप्टर होते हैं और उन चैप्टरों को यानी जो पार्ट होते हैं प्रत्येक पार्ट को हम पढ़ाते हैं और उससे संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उनको हम निर्धारित करते हैं। तो जैसे जैसे हम लेसन कंप्लीट करते जाते हैं वैसे वैसे हम छोटे छोटे उद्देश्यों को कंप्लीट करते जाते हैं और फाइनली उस विषय के जो लक्ष्य हैं उसको हम कंप्लीट कर जाते हैं। अगला पॉइंट है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि उद्देश्यों को मापा जा सकता है तथा इनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो फाइनली जैसे किसी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाएं, सब्जेक्ट में जैसे साइंस हो गया तो उस किसी लेसन को हमने पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने टेस्ट लिया। तो टेस्ट लेने के बाद वहाँ पे हम उसका असेसमेंट भी कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य को मापा जा सकता है। ठीक, उद्देश्य हमारा क्या था? लेसन को पढ़ाना, यानी उस जो पार्ट था उसको लेसन को पढ़ाना, और लक्ष्य क्या था हमारा? उस जो विषय था वो हमारा लक्ष्य है। आगे, लक्ष्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का सहारा लेना पड़ता है उनको उस लक्ष्य के उद्देश्य कहते हैं। यानी जो लक्ष्य की प्राप्ति में
जो भी छोटी छोटी स्टेप्स आते हैं, उन जो भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो उद्देश्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे माना मकान की छत पर पहुंचना हमारा लक्ष्य है, और अब प्रश्न उठता है कि हम छत पर पहुंचेंगे कैसे। तो छत पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा ही हम छत पर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार सीढ़ी पर प्रत्येक पद यानी स्टेप्स चढ़ना उद्देश्य कहलाएगा और छत पर पहुंचना लक्ष्य। अब यहाँ पे उद्देश्य की परिभाषा NCERT के परीक्षा एवं मूल्यांकन नामक दस्तावेज के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा जिसके लिए हम कार्य करते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है या जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें लक्ष्य कहते हैं, उन्हें उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति अध्यापक कक्षा में ही करता है, इसलिए इनको क्लासरूम ऑब्जेक्टिव ही कहते हैं। इनके द्वारा शिक्षण को उचित दिशा प्रदान की जाती है जिससे अध्यापक के प्रयास सफल हों और उन प्रयासों का लाभ विद्यार्थी को भी मिल सके। यहाँ पे अब लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्य उद्देश्य, पहला पॉइंट है लक्ष्य में। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक या असीमित होता है। उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित या सीमित होता है। इनकी अवधि दीर्घकालीन होती है। उद्देश्य इनकी अवधि अल्पकालीन या तत्कालीन होती है। तीसरा पॉइंट लक्ष्य में, लक्ष्य अस्पष्ट तथा अनिश्चित होता है। तीसरा, उद्देश्य में ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। चौथा, इनकी प्राप्ति में विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है। उद्देश्य में चौथा पॉइंट, इनकी प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः शिक्षक की होती है। पांचवा, इनके प्राप्ति का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है। पांचवा, उद्देश्य में इनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। छठवां, इनका संबंध शिक्षा तथा भविष्य से होता है और उद्देश्य में यह शिक्षण में निहित होते हैं तथा शिक्षण से संबंधित होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष प्रकरण से होता है। अब यहाँ पे शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ें। डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है तथा इसी आधार पर शिक्षण उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरा है मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। पहला देखते हैं क्या है संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों की जानकारी से होता है। शैक्षिक क्रियाओं अर्थात विद्यालय में शिक्षण कक्ष द्वारा संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे क्लास में जो भी नॉलेज दिए जा रहे हैं वे संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, साइंस ही मान लो पढ़ाया जाता है, तो उसमें कुछ जानकारियाँ होती हैं उनको दिया जाता है, सिद्धांत होते हैं उनको बताया जाता है, तथ्य होते हैं या नियम, तो ये सब क्या है जो जानकारियाँ हैं उनको बताया। तो ये सभी जानकारियाँ संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आपका भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य का संबंध
विद्यार्थी की विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों, प्रशंसा, नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सेवा भाव, सहनशीलता, सहयोग की भावना, सामाजिक गुणों तथा अन्य भावनात्मक मूल्यों के विकास से होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। यानी भावात्मक उद्देश्य वह उद्देश्य है जिससे विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास किया जाता है। अब क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य, इसे क्रियात्मक उद्देश्य को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे मनोगामक, मनोशारीरिक, गत्यात्मक, कौशल पक्ष, इन नामों से भी जाना जाता है। क्या होता है क्रियात्मक उद्देश्य? क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कुशलताओं का विकास होता है, जैसे लिखना, खेलना, उपकरणों को प्रयोग में लाना, चित्र तथा आरेख बनाना आदि। यानी इसमें मेनली हम लोग को जो हाथ से जो क्रियाएं होती हैं, जैसे लिखना हो गया, खेलना हो गया, उपकरण है उनका प्रयोग हो गया, चित्र बना रहे हैं, कोई डायग्राम बना रहे हैं, तो ये सभी क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। इसमें अगला टॉपिक, भारत में प्रचलित शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। डॉक्टर BS ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर NCERT ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ये अधिगम, लर्निंग, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन व प्रतिपुष्टि, फीडबैक हेतु व्यवहारिक है। विज्ञान विषय के अनुदेशन में भी इन्हीं उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका ज्ञानात्मक, इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पुनः स्मरण, रिकॉल। रिकॉल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पद, परिभाषाएं, तथ्य, तकनीकी विधियां, नियम, सिद्धांत, संकेत, सूत्र आदि का पुनः स्मरण। यानी में जो परिभाषाएं हैं, जो तथ्य है, तकनीकी हैं, विधियां हैं, सिद्धांत है, सूत्र है, उनका पुनः स्मरण करना ही उनको बोलते हैं, रिकॉल कहते हैं या पुनः स्मरण। दूसरा पहचान, रिकॉग्निशन, पद, परिभाषा, तथ्य, तकनीक, विधि, नियम, सिद्धांत आदि को पहचानना, यानी रिकॉग्नाइज करना। जो डेफिनेशन है, जो नियम दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए, उनको पहचान करना क्या है, रिकॉग्निशन यानी पहचान। दूसरा अबोधात्मक उद्देश्य, इसमें क्या होता है, यानी ये उद्देश्य कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है। इसमें पहला पॉइंट है अंतर करना। जैसे कहीं पे हम अगर किसी चीज़ को समझ पाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तुलना कर पाते हैं या अंतर कर पाते हैं वहाँ पे 2 या 3 चीज़ों में। दूसरा समानता मालूम करना, यानी सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी हैं, कई चीज़ों की सिमिलरिटीज़ होती है, उनको मालूम करना। तुलना करना, स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, उदाहरण प्रस्तुत करना, वर्गों में बांटना, त्रुटि पता कर सुधार स्पष्ट करना, विवरण देना, सही मिलान करना। अगला अनुप्रयोग, इसका अर्थ ज्ञान, अवबोध व कौशल को नवीन समस्या हेतु उपयोग में लाना है। यानी जो हमारा नॉलेज है उसको उपयोग में लाना। पहला जैसे विश्लेषण करना, टू एनालिसिस, एनालाइज करना। एनालाइज में हम क्या करते हैं, कोई जैसे तो यहाँ एनालिसिस में प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। यानी जो इन्फॉर्मेशन हो उसको छोटे छोटे रूप में तोड़ना, छोटे छोटे
इस वाक्य में तोड़ना, उसके बाद तोड़ने के बाद उसका कुछ उचित या सार्थक अर्थ हमको मालूम हो, वो विश्लेषण के अंतर्गत यानी एनालिसिस के अंतर्गत आएगा। दूसरा है संश्लेषण करना यानी टू सिंथेसिस। इसमें यह मालूम करना होता है कि जो कई छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है उनको कंबाइन करना, कलेक्ट करना और कंबाइन करके एक समग्र सोच विकसित करना, ये संश्लेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरा गणना करना, टू कंप्यूट, भविष्यवाणी करना, परिकल्पना तैयार करना, सुझाव प्रस्तुत करना, तर्क प्रस्तुत करना, ये सभी अनुप्रयोग के अंतर्गत आएंगे। और चौथा है उपयोजनात्मक कौशल यानी कौशलात्मक उद्देश्य, या फिर इसे बोल सकते हैं स्किल ऑब्जेक्टिव्स। पहला सही ढंग से नाम अंकित कर चित्र बनाना, यानी अगर हमें मैप बनाना है किसी चीज़ का, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उस मैप का सबसे पहले हमको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए और कहाँ पे कौन कौन से जगह हैं उनको कहाँ पे हम रख सकते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं। दूसरा है प्रयोग हेतु यंत्र उचित रूप में स्थापित करना, यानी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको आप कैसे यूज़ करना है और किस उचित तरीके से यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा। तीसरा प्रतिरूप बनाना यानी मॉडल बनाना। और चौथा है प्रयोग सही ढंग से संपादित करना। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आज उद्देश्य के अर्थ एवं परिभाषा को जाना, उसके बाद लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर के बारे में पढ़ा। तीसरा जैसे शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर BS ब्लूम के अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य के बारे में पढ़ा। और चौथा NCERT के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोग और कौशलात्मक उद्देश्य के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, अब आप लोग को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसको असाइनमेंट के रूप में आपको लिख करके इन क्वेश्चंस का आंसर लिख करके अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। पहला क्वेश्चन है उद्देश्य के अर्थ एवं परिभाषा को बताएं। दूसरा लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा डॉक्टर BS ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर NCERT के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करें। धन्यवाद।